सो हेलो एवरीवन। आपका लेक्चर 1 जो है, हमें इंट्रोडक्शन के बारे में पता चला। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन जो है साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सोचा। ठीक है, उसने जो है प्रयास किया, राइट। और जो है क्या, डोविनियर आए, ठीक है, और न्यूलैंड आए, फिर मैंडलीव आए, और फिर लास्ट में हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मिल चुका था। हम ये लेक्चर में अब जो है कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके सारे ट्रेंड को समझना, सारे प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हो जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही सारे टर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? पहला, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? हाँ, अगर मैं आपका डेफिनेशन आपको बोलूं तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन? इट्स एन टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज, राइट। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? वो एलिमेंट का जचाने का तरीका होता है। ठीक है, किसके रेस्पेक्टिव? वर्टिकल कॉलम के रेस्पेक्टिव और हॉरिजॉन्टल रो। तो मैंने वर्टिकल कॉलम को एक नाम दे रखा है जिसका नाम क्या है? ग्रुप्स। ठीक है, ये होते हैं क्या? वर्टिकल कॉलम। और पीरियड्स को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल रो। आगे हम लोग पढ़ेंगे कितने जो हैं ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो यही जचाने को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर ये पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को जचा दिया। हर एक एलिमेंट्स के अंदर जो है आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हम लोग बोलते हैं, क्या है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन भाई ने तो बोला था कि हम लोग तोड़ ही नहीं सकते, एटम ही सबसे छोटा है। अगर फिर वो गलत साबित हो गए। हम एटम को तोड़ सकते हैं, एटम के अंदर हम लोग को ये 3 चीज देखने को मिलता है। एटम के अंदर तो नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है वो बाहर में ही करता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, राइट, न्यूक्लियस पूरा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया? जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के बारे में किसने बताया? ई गोल्डस्टेन ने। और न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया? जे चैडविक। ठीक है, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया। जे जे थॉमसन क्या बोले? इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और उसका चार्ज कितना है? उन्होंने बोला -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। हेनरी कूलम ने बताया था चार्ज के बारे में, तो वहां से उसका ऐसा यूनिट वो हो। और उसका मास कितना है? 9.13 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये है क्या? इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, चार्ज और मास बहुत बार पूछता है, तो वो आप जाने रहिए। ठीक है, क्या होता है? तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्लस उसके चार्ज के बारे में बताया हमें, ठीक है, और मास के बारे में बताया। ठीक है, जे जे थॉमसन ने। फिर ई गोल्डस्टेन आया। ई गोल्डस्टेन बोला कि प्रोटॉन जो है हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और उसका चार्ज जो है वैसा ही होता है, लेकिन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और उसका मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसका बारे में बात हो रहा है? प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन का जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मास क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में कौन बोल लेता है हमें? जेम्स चैडविक। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? इसमें चार्ज होते ही नहीं है। ठीक है, नेग्लिजिबल मास होते हैं और चार्ज नहीं होते, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, और नेग्लिजिबल मास भी आप बोल सकते हो, उसका भी मास प्रोटॉन के जितना ही होता है। ठीक है, प्रोटॉन का कितना मास है?
1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो उतना ही होता है। ठीक है, किसका? न्यूट्रॉन का भी। ठीक है, हाँ, तो वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, आयंस क्या होते हैं? आयंस वो चीज होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग करने के वजह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आयन फॉर्म कैसे होते हैं आपको पता है? कैसे आयन फॉर्म होते हैं? जब अंदर, ये सोच लीजिए एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अंदर जो है लिक्विड पार्टिकल भी होते हैं और गैस पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, आपस में दोनों टकराते हैं, कॉलिजन होता है। ठीक है, कॉलिजन होने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। प्रेशर, प्रेशर तो सब कुछ कराता है ना। तो ये दोनों जब कोलाइड होते हैं, इसके वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने के वजह से आपके इलेक्ट्रॉन का काउंट कम हो जाता है। राइट, वो पर्टिकुलर एटम में प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, क्योंकि भागम दौड़ में इलेक्ट्रॉन एक कहीं गिर गया। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो गिर गया वो इधर उधर डोलता रहता है ना, और इसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो तो टूट चुका है संपर्क से, हाँ, और वो इधर उधर क्या हो रहा है? डोल रहा है, जैसे आप डोलते हो। हाँ, तो वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। राइट, और जो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद एक चार्ज डेवलप हो जाता है उनके अंदर। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसके कारण जो है आयन हमारे पिक्चर में आया। तो आयंस का अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप? इट्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज ड्यूरिंग एन bonding or during reaction through which a negative or a positive charge developed on it, that is called as what? Ions. और जब पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? कैटायन। और जब नेगेटिवली चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। आप एक चीज मुझे बताइएगा, कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? कैटायंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देना, देखिए सोडियम, जब वो कैटायन बनाएगा तो Na प्लस हो जाएगा। वो पहले क्या था? Na था, है ना। वो तो अनस्टेबल है, Na जो है एटम है, अनस्टेबल है। अब आयन सारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। हम्म, तो यहां पर Na में आप जब देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना है? 11, और प्रोटॉन भी कितना है? 11। हाँ, लेकिन जब आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक नॉकआउट हो जाता है, तो वो प्रोटॉन वही 11 रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। तो कैटायंस में आप किसका संख्या ज्यादा है बोलोगे? प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन वही ऑपोजिट है एनायन में। ठीक है, एनायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम होने की जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और प्रोटॉन कम होता है। आप सोच लीजिए, क्लोरीन का एग्जांपल ले लीजिए, Cl-, पहले क्या था? Cl, और Cl में कितना था? प्रोटॉन 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितना था? 17। Cl- में एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, कहीं से तो बनाया रिश्ता है किसी के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18 और प्रोटॉन वही का वही रह गया। 17 इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो एनाइन में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है और कैटायन में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाता है। ओके, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज और एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। आगे जाके कैथोड और एनोड है वो अलग है, ये आगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे कि कहाँ कौन जो है कैथोड की तरफ जाता है, कौन एनोड की तरफ जाता है, कौन पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, यही बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हो, ये इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप कैटायन और एनायन जान जाइए। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाँ, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom, present in the
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और सभी टीचर आपको बोलते हैं, मैं भी वही बोलूंगा कि पहले 20 एलिमेंट्स आपको याद रखने, राइट। एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20 आपको आपके दिमाग में होना चाहिए, क्लियर। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन किया जाता है? जेड से। और मास नंबर ए से। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोच लो एन है। एन क्या बताता है? ए माइनस जेड। ए माइनस जेड करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैग्नीशियम में कितना है, बताओ तो एक बार। टेल मी द नाम काउंट ऑफ न्यूट्रॉन इन मैग्नीशियम। कितने? 12, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना है? 12, और मास नंबर भी कितना है? 24। तो 24 माइनस 12 इज 12। आपको पता है, हाँ, पहले 20 एलिमेंट्स, पहले में कौन आता है? दूसरे में? तीसरे में? फोर्थ? फिर 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 हम्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनका सिंबल भी पता होना चाहिए। एच, एच ई, एल आई, बी। बोरॉन का क्या होता है? बी, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ, नियोन का एन, ठीक है। सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca, ठीक है। और ये जो आपको लग रहा है ये मैंने बिट नंबर दिया है, वो बिट नंबर नहीं है, वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और मास नंबर अगर हाइड्रोजन का देखें तो कितना होता है? 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, ठीक है। फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और इसका भी 40। और अगर वैलेंसी का बात करें तो कितना होता है? 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0,
फिर 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 1 0 1 2। ये क्या बात किया हमने, वैलेंसी का, और ये है मास नंबर, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो आप, हाँ, कैल्शियम का क्या है, सोडियम का क्या है, पोटेशियम का क्या है, वो सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसी कैसे पता चला, रट दियो क्या, कॉन्सेप्ट जानते हो ना, रटना है मतलब मास नंबर, मास नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, वो तो साइंटिफिक साइंटिफिक चीज़ें हैं, राइट। मास नंबर का कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। आप बोलोगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे। ये आपने लिख लिया, हाँ। तो ये था आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। यहाँ पर एक चीज आपने देखा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके, आइसोटोप्स का नाम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या, आइसोटोप। जैसे कि हम हाइड्रोजन का बात करें, तो हाइड्रोजन 1 1 होता है, हाइड्रोजन 1 2 होता है, और हाइड्रोजन 1 3 होता है। सभी का एटॉमिक नंबर आप देखिए सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ठीक है, इसको ड्यूटेरियम, और इसको ट्रीटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। वैसे कार्बन के भी C12 है, C13 है, और C14 है। पिछले लेक्चर में मैंने 13 14 15 बताया था ना, वो आप एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। कार्बन क्या है, 12 13 और 14 है, ठीक है। जो 13 14 15 बताया था उसमें नाइट्रोजन का 14 और 15 है, ठीक है। कार्बन का सिर्फ 12 13 और 14 है, क्लियर। नाइट्रोजन का आप 14 और 15 बोल सकते हो। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, 14 और 15, N14 और N15। Carbon has three, C12, C13 and C14, and these are very radioactive in nature. Okay, C12, C13, C14 वो सारे क्या है, रेडियो आइसोटोप्स हैं, ओके, हानिकारक है। तो ये हुआ आपके आइसोटोप्स के बारे में। आइसोबार क्या होता है, उसका अलग होता है, ठीक है। आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो, दे सकते हो एग्जांपल, क्या एग्जांपल दे सकते हो, क्या, आर्गन और कैल्शियम, है ना। आर्गन का क्या है, आर्गन का मैंने आपको पिछले ये में ही बताया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक चीज नोटिस किए होंगे, आर्गन का कितना है 40, और कैल्शियम का भी कितना है 40, तो दोनों का मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। आर्गन का कितना है 18, और कैल्शियम का कितना है 20, तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, आइसोबार का। आगे अगर आप और जाओगे तो आगे और भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है, आइसोबार के, ठीक है। तो ये दोनों तो आप जानते हो। आइसोटोन क्या होता है, हम्म, आइसोटोन क्या होता है, नहीं जानते हो आप आइसोटोन के बारे में। आइसोटोन होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टू एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हो सकता है क्या ऐसा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट कैरी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन न्यूट्रॉन सेम होंगे। एग्जाम्पल दे पाओगे,
क्या बोलो तो, ऐसे दो एलिमेंट का नाम बोलिए जिनका न्यूट्रॉन सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे। मैग्नीशियम और सोडियम। सोडियम का देखिए क्या होता है, मास नंबर है आपका, सॉरी, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, मास नंबर से तो लेना देना नहीं है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 12 है। लेकिन दोनों का आप देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम है। सोडियम का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12, 23 मास नंबर, 23 माइनस 11। और मैग्नीशियम का भी एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर कितना है 24, तो 24 माइनस 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो उस जैसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, ठीक है। अब ये शेल जो है ये क्या है, इसका दो नाम भी है अलग से, एक तो ऑर्बिट बोलते हैं प्यार से, और दूसरा प्यारा नाम क्या है, ठीक है, दूसरा प्यारा नाम क्या है, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एक है ऑर्बिट और दूसरा है एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये दो नाम से भी हम बोल सकते हैं। और ये शेल का मतलब क्या होता है, शेल मतलब इट्स अ सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो सपोज मैं अभी ये सोच लीजिए एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया हूँ, किसका न्यूक्लियस है ये, बेरिलियम का है सोच लीजिए, ठीक है। तो उसके फर्स्ट शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन देखते हैं, दो, और फिर इसके बाद और आप देखोगे क्या, दो, राइट। तो ये जो होता है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना सर्कुलर पाथ जो दिख नहीं रहा है सर्कुलर, वो क्या है, शेल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शेल, और इसी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं, ठीक है, वो उनके लिए पार्क है, स्मार्ट पार्क, ठीक है। तो शेल जो है आपके आउटर मोस्ट, वी कैन से द सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और अगर वो शेल सबसे आखिरी वाला शेल होगा, सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, तो फिर इसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल, द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आपके तीन शेल, यहाँ पर जैसे दो शेल थे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैलेंस शेल है, वो क्या, जो अंत में है, ठीक है, अंत में जो होता है। और अंत में जो शेल होता है, ये शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनका नाम तो इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक। जो आउटर मोस्ट शेल में, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होता है, हम्म, वैलेंसी क्या होता है, इट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग ए बॉन्डिंग, ड्यूरिंग अ केमिकल बॉन्ड और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप पहले पढ़ते थे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वो अब चेंज हो गया है, वो डेफिनेशन नहीं काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो आपको ये वाला जो है डेफिनेशन लिखना होगा, ओके। तो सपोज जैसे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का अगर मैं शेल बनाता हूँ, तो पहले शेल में कितने होते हैं, दो, और फिर इसके बाद कितने होते हैं, पांच, राइट। तो उसके वैलेंसी कितना होना चाहिए, उसका वैलेंसी तो 3 है, लेकिन कैसे, क्योंकि उसको तो जनरली 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन फिलिंग फॉर्मूला क्या बोलता है, 2n स्क्वायर, वेर n क्या है, नंबर ऑफ शेल, और शेल स्टार्ट होते हैं कहाँ से, के से, KLMN ऐसा। तो के में आप ज्यादा से ज्यादा, पहला शेल है तो कितना रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 18, ठीक है, फिर इसके बाद 32, ये चलता रहेगा, आगे का तो भगवान जाने, ठीक। हम्म। तो ये नाइट्रोजन का मैं बात कर रहा था, यहाँ पर टोटल आपको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तीन और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बंदा क्या करेगा, अपना 5 दे देगा कि किसी से 3 जुगाड़ मारेगा? ठीक है, वो 3 जुगाड़ मारेगा। 5 तो अपना दे नहीं सकता, कैसे देगा 5 है? 2-3 होता तो दे भी देता। ओके, वो कहीं से जो है ढूंढेगा नाइट्रोजन, ठीक है, और ढूंढ के 3 ठो कैसे भी जो है गुहारी वारी करके लेके आए, राइट। तो उसने जो है 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज। तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा ना, वो कहीं से गेन कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी 3 होगा। क्लियर? उस प्रकार से यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया, के एल एम, एम में मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, लेकिन जब बात आता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम में हम लोग 2 करते हैं, फिर 8 रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फिर इसके बाद हम लोग रखते हैं फिर से 8, 3 4 5 6 7 8, और फिर हम लोग चालू कर देते हैं क्या, 8 ही रख के, कहाँ भाग गया यार, ठीक है, इसमें हम लोग रखते हैं 8, 3 4 5 6 7 8, और फिर हम लोग रखते हैं क्या, 2। हम्म तो हम लोग यहाँ पर ही 10 भर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो बोला है हम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो फिर हम यहीं पर जो है 10 रख देंगे, फिर हम तो दूसरा शेल क्यों चालू करते हैं? क्या रीजन है उसकी वजह से, बता सकते हो आप? रीजन क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन में ही हम लोग क्यों स्टॉप हो जाते हैं, फिर 2 और इलेक्ट्रॉन हम एक और शेल क्यों चालू करते हैं? कोई भी नहीं बता पाएगा। हम्म कोई नहीं बता पाएगा क्या? ये जो है नहीं क्या, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला, अरे पेन होने के बाद भी नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा है क्या? हाँ, तो ये सोच लीजिए क्या है आपका पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर आप बीच में जो है ये गड्ढा देख रहे हो ना, हाँ, इसके वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, एक नया शेल चालू कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, तो इसका रीजन क्या होगा, टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वी आर डूइंग दिस, वी आर लाइक इंट्रोड्यूसिंग वन मोर सेल टू कैल्शियम एटम। नहीं तो हम लोग अगर नहीं करते ऐड, तो फिर ये वाले चीज ऐसे हम लोग अरेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिस प्रकार से अरेंज्ड है ना, वैसे अरेंज नहीं हो पाएंगे एलिमेंट्स। हम्म तो ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो खूबसूरती बढ़ाता है पीरियोडिक टेबल का, है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको अरेंज करके रखा गया है, खूबसूरत दिख रहा है कि नहीं? ये चीज भी हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते थे, लैंथेनाइड के इतने बड़े सीरीज है, देखिए उसको नीचे रखा गया है, एक्टिनाइड के भी इतने बड़े सीरीज है, उनको नीचे रखा गया है, क्या है रीजन? कुछ रीजन नहीं, खूबसूरती, वही एक रीजन है, ठीक है। अगर हम लोग ये लैंथेनाइड को इधर रख देते, एक्टिनाइड को इधर रख देते, तो पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता, बदसूरत हो जाता। पीरियोडिक टेबल को कोई नहीं देखता, फिर आप जो देख रहे हो अच्छे से वो नहीं देखते आप, तो वही रीजन है, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को नीचे रखने का, वो हम लोग यहाँ पर स्पेस नहीं है, वहां पर हम लोग नहीं रख सकते, वही रीजन है उसका, ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का। समझ में आया ये चीज? तो ये गड्ढा फिलअप नहीं हो सकता है, इसके वजह से हम लोग को एक और सेल चालू करना पड़ा कैल्शियम का, ठीक है। आपको मैं वैलेंसी सिंबल के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, सिंबल तो मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, फर्स्ट लाइक लिख दिया है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का। हाँ, फिर आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ पीरियड्स आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स टोटल 18 है, और नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में मैंने बताया ही अभी, क्या है फॉर्मूला, 2n स्क्वायर, और फिर ग्रुप नेम है और ग्रुप पीरियड नेम है, सबको अलग अलग नाम दिया हुआ है, आपको पता है, ठीक है। ग्रुप 1 को क्या नाम दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप 1 को एक नाम दिया है जिसका नाम है क्या, अल्काली मेटल,
ग्रुप 2 को फिर क्या नाम दिया गया है? अल्कालाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 3 से 12 को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये क्या होते हैं? उसके दो ठो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहते हैं, याद रखो। ठीक है, टू आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट। और शोज क्या? वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी भी आप स्टडी नहीं कर पाओगे किसके? ट्रांजिशन एलिमेंट के। मैंगनीज बोल के एक होता है, ठीक है, वो क्या दिखाता है? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 सब दिखा देता है, सबको अपने में कब्जा कर लिया। ठीक है, मैंगनीज सातों के सातों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, सातों के सातों वैलेंसी है उसका। तो ट्रांजिशन एलिमेंट सोर्स वेरिएबल वैलेंसी, इसके लिए 20 के बाद आप वैलेंसी नहीं जो है प्रिडिक्ट कर पाओगे। अगर करना चाहोगे तो कर लो, गलत हो के आओगे वापिस। ठीक है, टू आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट एंड शोज वेरिएबल वैलेंसीज। ठीक है, फिर ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। क्यों? बोरॉन उसका मास्टर है करके। ठीक है, पहला मेंबर बोरॉन है, इसलिए फैमिली का नाम बोरॉन फैमिली हो गया। ग्रुप 14 फिर वही चीज है, कार्बन पहला मेंबर है तो कार्बन फैमिली हो गया। ग्रुप 15 का भी वही नाम है, नाइट्रोजन पहला आदमी है तो नाइट्रोजन फैमिली हो गया। ग्रुप 16 का क्या नाम है? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, और एक नाम भी दिया गया उनको, चैल्कोजेंस। क्या होता है चैल्कोजेन का मतलब? ओर फॉर्मिंग। ठीक है, ओर बनाते हैं ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए चैल्कोजेन नाम दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप 17 का क्या नाम है? फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, फ्लोरीन फैमिली, और उनको क्या नाम दिया गया है प्यार से? हेलोजन। क्यों? क्योंकि दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मर्स, इसलिए हेलोजन नाम दिया है। ग्रुप 18 के बहुत सारे नाम। ठीक है, ग्रुप 18 को पहले तो हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। नोबल इसलिए क्योंकि वो कहीं ऐसे बिन बुलाए चले नहीं जाते। ठीक है, सबका इज्जत है, जितने भी नोबल गैस हैं सबका इज्जत है, इसलिए नोबल खानदान के हैं वो। ऐसे रिएक्शन करने कहीं भी नहीं चले जाते, पेट भरा है उनका, खाने के लिए कहीं नहीं चले जाते आपके तरह। तो नोबल गैस, ठीक है, रेयर गैस भी बोलते हैं। बहुत कम ही लोग आप देखते हो अंबानी जैसा, है ना? तो वैसे नोबल गैस भी जो है रेयर गैस है। ठीक है, ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उनका वैलेंसी जीरो है, इसलिए जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। एक और नाम भी है इनर्ट गैस, कन्फिग्रेशन की वजह से स्टेबल है। ठीक है, कभी रिएक्शंस में भाग नहीं लेते हैं। ओके, रिएक्शन में भाग क्यों ही लेंगे? वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो फिर क्यों जो है रिएक्शन में जाके अपना माथा लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, हैं? तो वो नहीं लगाते। तो ये चार नाम जो है ग्रुप 18 को दिया गया। क्लियर? इसमें एक चीज है आप याद रखना, ग्रुप 1 2 13 14 15 16 और 17 ये सारे को बोलते हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यही लोग ज्यादा जो है उछलते हैं, यही सारे एलिमेंट्स रिएक्शंस होते हैं उन्हीं के वजह से। ये लोग स्टेबल तो है नहीं, इसलिए ज्यादा उछलते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट है। यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर इसको आप एक और नाम से भी बोलते हैं क्या? नॉर्मल एलिमेंट्स, सब इसका नाम है।
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। जहां पर आप थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करोगे केमिस्ट्री में, वहां पर केमिस्ट्री बोलता है कि मत समझ, तू मुझे रट ले। ठीक है, क्योंकि जहां पर आप थोड़ा बहुत कुछ समझना चाहोगे वहां पर लग जाता है क्या, एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से मानना है आपको। ओके, तो आपको केमिस्ट्री एट लास्ट क्या करना होगा, बहुत जगह में चीज़ें रटना होगा। क्योंकि केमिस्ट्री खुद कहता है कि मुझे रट ले, समझने का दरकार नहीं है। हम्म? फिर आपके टोटल हम लोग को पता है कितना है, 7 पीरियड्स है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पीरियड क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स। फिर सेकेंड और थर्ड पीरियड में, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। क्यों, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आपके लॉन्ग पीरियड होते हैं, जिसमें कितने होते हैं, 18 एलिमेंट्स। और जो लास्ट के होते हैं सिक्स्थ और सेवेंथ, इसमें सीरीज होने के कारण, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होने के कारण सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड, और इसमें कितने होते हैं, 32 एलिमेंट्स। ये है आपके ग्रुप का, पीरियड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ। नीचे की तरफ 2 सीरीज होता है। ओके, क्या होता है, पहला लेंथेनाइड और दूसरा एक्टिनाइड। पहला शायद एक्टिनाइड होता है और दूसरा लेंथेनाइड होता है, राइट। ये पहला लेंथेनाइड है, पहला लेंथेनाइड होता है और फिर दूसरा एक्टिनाइड होता है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के नीचे होता है। समझ में आया आपको ग्रुप और पीरियड के क्लासिफिकेशन। और क्या जानना था कि हमें, हाँ, लैंथेनाइड एक्टिनाइड नोबल गैस एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बता दिया। ब्लॉक, ब्लॉक कितने होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो नीचे की तरफ आप देखते हो ना, एक्टिनाइड और लेंथिनाइड, ये पूरा क्या है, एफ ब्लॉक है, एक्टिनाइड एंड लेंथिनाइड। एस ब्लॉक आपका क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और 2 आते हैं क्या, एस ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सिवाय ये छोड़ के, इनर ट्रांजिशन को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट किस में आते हैं, पी में नहीं आते ना, डी में आते हैं। ठीक है, डी में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं 3 से 12। ओके, 3 से 12 आते हैं क्या, डी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में आता है कौन, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। ठीक है, जबकि 13 टू 17 आपका लिखा हुआ है पी ब्लॉक, और फिर 18 को भी देखिए पी ब्लॉक ही लिखा हुआ है, लेकिन अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा है ना, उनका ईगो है थोड़ा। ठीक, तो ग्रुप 18 को अलग से लिखा हुआ है पी ब्लॉक करके। तो ये 4 ब्लॉक्स आपको पता है, एस पी डी एफ। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कितना अच्छा लग रहा है अभी, हाँ, ड्रॉ करने में, 281 282 283, कितना मजा आ रहा है ना। वही चीज 11th में आइएगा। ठीक है, और 11th में भी मैं वही सवाल आपको पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए कैल्शियम का, तब पसीना छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ब्लॉक वाइज होता है, 2sp2 3sp2 4d10। जब ऐसा सवाल आएगा तब पसीना छूटेगा। ठीक है,
केमिस्ट्री में पूरा जो है हाई जंप मारेगा केमिस्ट्री, 10th के बाद जब 11th आएगा ना, कंप्लीटली पूरा हाई जंप मारेगा केमिस्ट्री। बहुत सारे ऐसी चीजें होंगे जो आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगे, समझना पड़ेगा, रेजोनेंस आ जाएगा। ओके, ये सब चीज आपको, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, समझना जरूरी है। ओके, बॉन्ड लेंथ, ये वो ये करके बहुत चीज, ऑर्गेनिक आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर वगैरह, ये तो थोड़ा बहुत आपके है आईसीएसई में 12th चैप्टर में। बाकी और खतरनाक वाले भी आएंगे 11th में। तो केमिस्ट्री में बहुत हाई जंप मारने वाले हो 10th से जब आप 11th में जाओगे। बायोलॉजी विल बी नॉर्मल लाइक नाउ यू आर स्टडिंग, फिजिक्स भी कुछ ऐसा ही रहेगा। ओके 11th में, लेकिन 11th में केमिस्ट्री में हाई जंप मारने वाले हो। ठीक है, और मैथ्स तो पूरा ही नया होगा आपके लिए 11th का। जो भी मैथ्स के चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हो कुछ नहीं है, एक चैप्टर भी आपके 11th में नहीं है। सिर्फ 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह वगैरह जो थोड़ा बहुत चीज़ है वही है, मैट्रिसेस एक है। ओके, बाकी तो सारे डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रिटी आएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वही है 70% आपका सिलेबस। 70% ये दो चैप्टर है, और ये दो चैप्टर लगभग 150 पेज का है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वही सारे चीज। तो ये अगर अभी ये तो हम लोग का बेसिक टर्म्स खत्म हो चुका है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रेंड के बारे में। ये बस लास्ट टॉपिक जो है बचा है आपके चैप्टर में, बाकी सब हमने कवर कर लिया है। ये ट्रेंड आपका लगभग 30 से 40 मिनट का एक वीडियो बनेगा, और फिर ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, शायद नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड ही है। हाँ, बेसिक ट्रेंड, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।